टंडन, योर बिजनेस स्टडीज मेंटर, और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. Introduction. Directing means giving instructions and guiding people to complete tasks. अब डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है? डायरेक्टिंग का मतलब जब हम ऑर्गेनाइजेशन में सामने वाले को इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, उसे ये बताते हैं कि कोई काम कैसे करना चाहिए, उसे डायरेक्टिंग कहते हैं. In management, directing involves instructing, motivating, counseling, and leading people to achieve goals. अब मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग में द फॉलोइंग चीज़ें आती हैं. पहला, इंस्ट्रक्टिंग, मतलब ये बताना कि किसी काम को कैसे करना चाहिए. सेकंड, मोटिवेटिंग, जोश दिलाना कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो. उन्हें एनकरेज करना कि अगर तुम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता. थर्ड, काउंसलिंग, उन्हें टाइम टाइम पे काउंसिल करते रहना ताकि वो अपने एफर्ट्स जो हैं, अपना जो जज्बा है वो ना खोएं और सही एफिशिएंटली जो है वो काम करते रहें. एंड लीडिंग पीपल टू अचीव गोल्स. अब हम सामने वाले को इंस्ट्रक्शन दे के ऐसे ही काम करने के लिए नहीं छोड़ सकते, हमें उसे लीड भी करना पड़ेगा. इट्स मोर देन जस्ट कम्युनिकेशन, इट इंक्लूड्स सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप. नाउ जब हम डायरेक्टिंग की बात करते हैं तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे कंफ्यूज कर लेते हैं कम्युनिकेटिंग के साथ. बट डायरेक्टिंग और कम्युनिकेटिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं. डायरेक्टिंग सिर्फ कम्युनिकेटिंग नहीं है. डायरेक्टिंग में क्या क्या आता है? पहला, सुपरविजन, मतलब लोगों को सुपरवाइज करना, ये देखना कि जो सामने वाला टास्क कर रहा है वो सही भी कर रहा है या नहीं कर रहा है. सेकंड, मोटिवेटिंग, हाउ इज द जोश, हाई सर. एंड लीडरशिप, मतलब सामने वाले को लीड करना ताकि वो सही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाए. Directing is a vital managerial function that happens throughout the life of an organization. अब डायरेक्टिंग जो है वो हमारा एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है जो फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है. होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है. ये ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में कभी भी स्टॉप नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अ होटल ओनर इंस्ट्रक्टिंग स्टाफ फॉर एन इवेंट. अब सपोज एक होटल में एक इवेंट है, सपोज किसी की मैरिज है, तो होटल ओनर कस्टमर की प्रेफरेंस के हिसाब से अपने स्टाफ को गाइड करेगा कि डेकोर किस हिसाब से होना चाहिए, फूडिंग किस हिसाब से होनी चाहिए, उनका रहने खाने पीने का हिसाब किस तरह से होना चाहिए. अ टीचर गाइडिंग अ स्टूडेंट विद एन असाइनमेंट. हमारे क्लासरूम्स में टीचर्स हमें गाइड करते हैं कि हमें कोई प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, तो उसका इंट्रोडक्शन कहाँ पे जाएगा, मेन कंटेंट कहाँ पे जाएगा, जो फोटोज होंगी वो किस साइज की होंगी, कितना कंटेंट लेना है, कितने कंटेंट की कितने पेजेस की फाइल बनानी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. और अ फिल्म डायरेक्टर कोचिंग एक्टर्स. अब जो एक्टर्स मूवीज में एक्टिंग करते हैं उन्हें भी डायरेक्टर्स बताते हैं कि इस स्पेसिफिक रोल के लिए उनकी एक्टिंग कैसे होनी चाहिए. वो उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं, उन्हें डायरेक्ट करते हैं. Main features of directing. पहला, initiates action. Directing gets things moving in the organization. While planning, organizing and staffing set the stage, directing starts the actual work. अब आपने देखा होगा हमारे जितने भी डायरेक्टिंग से पहले के मैनेजरियल फंक्शंस हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग. जब हम प्लान करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है. उसके बाद हम चीज़ों को, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम स्टाफ रिक्रूट करते हैं, उन्हें अपनी पोजीशंस पे रखते हैं. बट इन तीनों में हम जितना भी काम कर रहे हैं, हमने अब तक एक्चुअल वर्क स्टार्ट किया ही नहीं. हमने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कोई भी एक्शन अब तक नहीं लिया. तो ये जो हमारा टास्क होता है, हमारा एक्शन होता है, इसे हम प्रैक्टिकली डायरेक्टिंग के टाइम पे स्टार्ट करते हैं. Happens at all levels. Every manager, from top executives to supervisors, performs directing wherever there is a boss-subordinate relationship. अब हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हिरार्किकल स्ट्रक्चर में टॉप एग्जीक्यूटिव से लेके लोअर लेवल मैनेजमेंट तक हर जगह डायरेक्टिंग फॉलो होती है. मतलब जहाँ भी बॉस और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप होगा वहाँ पे डायरेक्टिंग होगी. जो हमारा मैनेजर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने नीचे काम करने वाले लोगों को इंस्ट्रक्शंस देता है और अपने से ऊपर जो टॉप एग्जीक्यूटिव होता है उनसे इंस्ट्रक्शंस लेता है.
Third, continuous process. Directing never stops. It continues as long as the organization exists, even when managers change, like in companies such as Infosys, Tata or BHEL. अब जो हमारा डायरेक्टिंग है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जब से स्टार्ट होगी और जब तक एंड होगी वो तब तक डायरेक्टिंग का प्रोसेस चलता रहेगा। अब मैनेजर कौन है, कैसा है, कब आता है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैनेजर चाहे चेंज होता रहे, डायरेक्टिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। फ्लोज टॉप टू बॉटम. Directing starts at the top and moves down through the hierarchy. Managers guide their subordinates and take the instructions from their superiors. अब जो हमारी डायरेक्टिंग है इसका फ्लो जो है वो टॉप टू बॉटम है, बॉटम टू टॉप नहीं है। तो मतलब जो ऊपर वाली पोजीशन वाला जो बंदा होगा, जो इंसान होगा, वो नीचे वाली पोजीशन वाले को इंस्ट्रक्ट करेगा। मतलब जो मैनेजर होगा वो अपने नीचे काम करने वाले लोगों को इंस्ट्रक्ट करेगा और जो मैनेजर होगा वो अपने से ऊपर काम करने वाले लोगों से इंस्ट्रक्शन लेगा। Now our next topic is importance of directing. Directing is essential because it initiates action and guides the organization towards its goals. अब डायरेक्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज डायरेक्टिंग जो है वो एक्शन इनिशिएट करता है, काम करवाता है, वो अपने एम्प्लॉयज से काम लेना जानता है एंड गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स इट्स गोल्स, और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं उन्हें अचीव करने में हेल्प करता है। इट इंश्योर्स दैट द टास्क्स आर डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये इंश्योर करता है कि हमारे जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी टास्क हैं, वो हम एफिशिएंटली करें और इफेक्टिवली करें। रिमेंबर, बिजनेस स्टडीज में एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली आदि कीवर्ड्स, और जब ये लिखोगे तो आपका आंसर जो है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। नाउ फर्स्ट इंपॉर्टेंस, इनिशिएट्स एक्शन. Directing gets employees to start working towards the goals. For example, a supervisor guiding a worker helps achieve targets. मतलब जो डायरेक्टिंग है वो अपने वो इंश्योर करता है कि उसके एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए काम करें। फॉर एग्जाम्पल, एक सुपरवाइजर अपने सबॉर्डिनेट को गाइड करता है कि हमें टास्क ऐसे 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 करना है, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। Second, integrates efforts. It ensures everyone's work aligns with the organizational goals. अब हमने तो अपने सबॉर्डिनेट्स को ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि आपको ऐसे 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 काम करना है, बट हम उन्हें इंस्ट्रक्ट करके ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। वो अपने पर्सनल लेवल पे तो काम करेंगे, बट हमें उनके पर्सनल एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना होगा, उन्हें मिलाना होगा, तभी हमारा जाके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो कंप्लीट होगा। वरना अगर वो इंडिविजुअल एफर्ट्स करते रहे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाएं और जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का हमारा प्रिंसिपल है वो पूरा ना हो। अ स्ट्रॉन्ग लीडर यूनाइट्स इंडिविजुअल एंड टीम एफर्ट्स टू अचीव सक्सेस. अब जो हमारा एक बहुत अच्छा लीडर होगा वो एम्प्लॉयज के इंडिविजुअल एफर्ट्स को और टीम एफर्ट्स को कंबाइन करेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा किया जा सके। थर्ड, realizes potential. Directing motivates employees and helps them reach their full potential. अब डायरेक्टिंग क्या करता है? एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो, और हेल्प करता है एम्प्लॉयज को ये रियलाइज करने के लिए कि वो कितना अच्छा, कितना बेहतर काम कर सकते हैं। वो एम्प्लॉयज को उनकी फुल पोटेंशियल रियलाइज करवा देता है। A good leader identifies strengths and inspires better performance. अब जो एक अच्छा लीडर होगा वो अपने सबॉर्डिनेट्स की, अपने एम्प्लॉयज़ की जो स्ट्रेंथ्स होती हैं वो उन्हें आइडेंटिफाई कर लेगा कि मेरा ये ABC एम्प्लॉय जो भी है वो ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, और उसे इंस्पायर करेगा कि वो और भी अच्छा काम करे। फोर्थ, facilitates change. It helps reduce resistance to change by motivating, communicating and leading. Now, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया चेंज इंट्रोड्यूस करते हैं तो जनरली जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो उस चेंज को रेजिस्ट करते हैं, उस चेंज को मना करते हैं, क्योंकि जब भी कोई चेंज होगा तो एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे, उनके काम करने का तरीका, उनके वर्किंग आवर्स, उनकी सैलरी, सब कुछ इफेक्ट हो सकते हैं। बट डायरेक्टिंग जो है वो एम्प्लॉयज़ की ना को
हाँ में कन्वर्ट कर देती है। कैसे करती है? बाय मोटिवेटिंग, मोटिवेट करती है दैट यस यू कैन डू दिस जॉब, यू कैन डू दिस वर्क। कम्युनिकेट करती है, जो भी आइडियाज होते हैं उन्हें बिल्कुल सही तरीके से और कंप्लीटली शेयर करती है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने देती। एंड थर्ड, लीडिंग। एक जब अच्छा लीडर होगा वो अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखेगा और अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा मोटिवेट करके रखेगा। For instance, offering training and rewards can ease the adoption of new systems. अब अगर एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट कर रहे हैं नए सिस्टम्स को, रेजिस्ट कर रहे हैं नए चेंजेस को, तो हम उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम उन्हें रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, एक्स्ट्रा सैलरी दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं, जिससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उस चेंज को रेजिस्ट करना बंद कर दें। Now fifth, ensures stability. Directing fosters cooperation and balance among employees, activities and departments, ensuring smooth functioning of the organization. अब डायरेक्टिंग जो है वो इंश्योर करता है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच कोऑपरेशन हो और जो पीस होता है वो बना रहे, ये एक दूसरे से झगड़ते ना रहे। बिकॉज अगर एम्प्लॉयज़ की एक दूसरे से नहीं बनेगी तो सबसे ज़्यादा लॉस ऑर्गेनाइजेशन को होने वाला है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। और जब जब एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, पीसफुल रहेंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो स्मूथली रन करेंगी। डायरेक्टिंग। फर्स्ट, maximum individual contribution. Use motivation and rewards to help employees perform their best for organizational goals. अब डायरेक्टिंग क्या करता है? वो रिवॉर्ड्स यूज़ करता है, मोटिवेशन यूज़ करता है, ताकि जब जब एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड्स मिले, उन्हें बोनस मिले, उन्हें सैलरी मिले, उन्हें प्रेज मिले, उन्हें रिकग्निशन मिले और वो मोटिवेट हों, तो वो अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरा होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। Harmony of objectives. Align personal goals, example salary, with organizational goals, example productivity, to benefit both sides. आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी अच्छी दोगे तो वो काम अच्छा करेंगे, एम्प्लॉयज़ खुश तो कंपनी खुश। जब दोनों का बेनिफिट होगा तो दोनों खुश रहेंगे, दोनों को प्रॉफिट होगा और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स होंगे। थर्ड, यूनिटी ऑफ कमांड. Each employee should receive orders from only one superior to avoid confusion. अब अगर किसी एम्प्लॉय को 4 बॉस ऑर्डर दे रहे हैं तो वो बेचारा एम्प्लॉय तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि उसे किसको रिस्पॉन्ड करना है, किसके ऑर्डर्स मानने हैं। तो इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड में कहा गया है कि एक ही बॉस होना चाहिए एक एम्प्लॉय के लिए, ताकि वो उससे ऑर्डर ले और उसे ही अकाउंटेबल हो, मतलब उसे ही जवाबदेही हो और कंफ्यूजन हमारी ना हो इसमें बहुत ज़्यादा। Now fourth, appropriate techniques. Use right methods, example monetary rewards or promotions based on employees' needs and situations. मतलब अब हमें एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें इनकरेज करने के लिए, उनसे काम निकलवाने के लिए सही मेथड, सही रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा। अब वो हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल सैलरी हो सकती है, किसी के लिए वो मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकते हैं, किसी के लिए वो प्रमोशन हो सकता है और किसी के लिए वो रिकग्निशन हो सकता है। फिफ्थ, क्लियर कम्युनिकेशन. Ensure instructions are clear and understood with proper feedback to avoid misunderstandings. डायरेक्टिंग इंश्योर करता है कि हम जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो भी बता रहे हैं कि किस काम को किस तरह करना चाहिए, वो एकदम क्लियर है और कन्फ्यूजन का कोई चांस नहीं है। और हमें सामने वाले एम्प्लॉय से भी प्रॉपर फीडबैक मिल रहा है कि वो से कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, कि वो सब सारी चीज़ समझ के आना। Sixth, use informal groups. Recognize informal networks in the organization and use them to make directing more effective. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम सिर्फ फॉर्मली नहीं चलता, एम्प्लॉयज़ के इनफॉर्मल ग्रुप्स भी होते हैं। तो एक मैनेजर को क्या करना चाहिए? बहुत कैलकुलेटिवली और बहुत माइंडफुली वो जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं उन्हें रिकग्नाइज करना चाहिए और उनके थ्रू लोगों से काम करवाना चाहिए, ताकि डायरेक्टिंग और भी अच्छी हो सके और काम और भी अच्छा हो सके। सेवेंथ, गुड लीडरशिप.
A strong leader inspires employees and maintains satisfaction while guiding them. जो एक अच्छा लीडर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर भी करता है, उन्हें सेटिस्फाई भी रखता है, उन्हें खुश भी रखता है और उनसे अपना काम भी निकलवा लेता है. Eighth, follow up. Don't just give orders, monitor progress, solve problems and make changes if needed. अब हम जो भी मैनेजर है वो खाली इंस्ट्रक्शन दे के नहीं छोड़ सकता, जो भी लीडर है वो खाली इंस्ट्रक्शन दे के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता. उसे जो भी उसके अंडर जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, उसे ये मॉनिटर भी करना पड़ेगा, उसे इन सब पे वॉच भी रखनी पड़ेगी, उसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी करनी पड़ेगी और अगर कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है एंड इफ़ रिक्वायर्ड चेंजेस भी करने पड़ेंगे. Elements of directing. Directing is the process of guiding, motivating and leading people in an organization to achieve its goal. अब डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है गाइड करने का, इंस्ट्रक्ट करने का, लोगों को ये बताने का कि किस चीज़ को कैसे करना चाहिए, मोटिवेट करने का, हाउ इज द जोश, हाय सर, एंड लीडिंग पीपल, लोगों को लीड करने का एक ऑर्गेनाइजेशन में जिससे लोग भी सेटिस्फाई रहें, एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाई रहें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी पूरे हो जाए. एग्जाम्पल्स: अ सुपरवाइजर शोज अ वर्कर हाउ टू यूज अ मशीन. एक सुपरवाइजर जब अपने वर्कर को ये दिखाता है कि एक मशीन को कैसे यूज करना चाहिए, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टिंग. सेकेंड, अ माइनिंग इंजीनियर एक्सप्लेन सेफ्टी मेजर्स इन अ कोल माइन. एक कोल माइन में एक माइनिंग इंजीनियर जब अपने को वर्कर्स को ये बताता है कि यहाँ के सेफ्टी मेजर्स क्या हैं और उन्हें कैसे यूज करना चाहिए, वो भी डायरेक्टिंग का एक एग्जाम्पल है. The key elements of directing are: first, supervision, overseeing work and giving guidance. लोगों को ये देखना कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सही काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, प्लस अगर वो उनका काम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो उन्हें गाइड करना, उन्हें ये बताना कि अपने काम को कैसे सही करना चाहिए. सेकेंड, मोटिवेशन, एनकरेजिंग एम्प्लॉयज़ टू गिव देयर बेस्ट. अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना, उनमें उत्साह दिलाना, उनमें जोश भरना, टू गिव देयर बेस्ट, ताकि वो अपना काम बेस्ट तरीके से करें. लीडरशिप, लीडिंग बाय एग्जाम्पल एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स. अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करना और उन्हें इन्फ्लुएंस करना, उन्हें इंस्पायर करना. कम्युनिकेशन, शेयरिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली. रिमेंबर, यहाँ पे आपको क्लियरली लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर इन्फॉर्मेशन ही हमने क्लियरली शेयर ना करी तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और डायरेक्टिंग का एक एसेंशियल एलिमेंट खराब हो जाएगा. Motivation means encouraging people to act in a way that helps achieve organizational goals by satisfying their needs. अब मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन का मतलब है अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना कि वो इस वे में काम करें कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी कंप्लीट हो जाए और उनकी अपनी नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाए. The key terms are: first, motive, an internal need that drives behavior. हमारी एक अंदर की ज़रूरत, हमारी एक ज़रूरत जिससे हमारे बिहेवियर में चेंजेस हों, जिससे हमारा बिहेवियर इफेक्ट हो, वो हमारा मोटिव होता है. नाउ सपोज मेरे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है और रहने के लिए छत नहीं है, तो ये हंगर और ये शेल्टर की जो नीड है ये मेरे बिहेवियर को ड्राइव करेगी, उसे चेंज करेगी और मुझे मोटिवेट करेगी कि मैं अपने गोल्स को अचीव करूं, कि मैं पैसा कमाऊं ताकि मेरे पास खाना हो, मेरे पास रहने के लिए जगह हो, ताकि मैं अपनी लाइफ कंफर्टेबली निकाल सकूं. सेकेंड, मोटिवेशन, द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू अचीव गोल्स. मतलब लोगों को एनकरेज करने का प्रोसेस ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए, इसे मोटिवेशन कहते हैं. थर्ड, मोटिवेटर्स, टूल्स लाइक पे, प्रमोशन, प्रेज और रिकग्निशन यूज टू मोटिवेट एम्प्लॉयज. मतलब वो टूल्स और रिसोर्सेज जिनका यूज करके हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, उन्हें मोटिवेटर्स कहते हैं. एग्जाम्पल: पे मतलब सैलरी, प्रमोशन, हम किसी एम्प्लॉय को प्रमोट कर देंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, अब वो और भी ज़्यादा इनकरेज होगा अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए ताकि उसे बार बार प्रमोशन मिलता रहे. प्रेज, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय की आप तारीफ करोगे तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होने वाला है और वो
इंश्योर करेगा कि वो ऐसे ही काम करता रहे ताकि उसकी बार बार तारीफ होती रहे। और रिकग्निशन, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय के काम को रिकग्नाइज किया जाएगा तो वो अपना काम और भी बेटर तरीके से करने की कोशिश करेगा। Features of motivation. First, internal feeling. Motivation comes from internal needs like desire for comfort or recognition. अब जो हमारी मोटिवेशन वाली फीलिंग है ये हमारे अंदर से आती है कि हमें जब फील होता है, हमें जब रियलाइज होता है कि हाँ हमारे पास इस चीज़ की कमी है, या मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए, मेरे पास ऑडी होनी चाहिए, मेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए, मेरे पास BMW होनी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली उतना ही हार्ड वर्क करूँगी ताकि मेरे पास पैसा आए और मैं एक बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ बिता पाऊँ। सेकेंड, गोल ओरिएंटेड। मोटिवेशन encourages actions to achieve goals. अब मोटिवेशन हमें encourage करता है कि हम हार्ड वर्क करें, हम एक्शंस लें, हम एफर्ट्स यूज करें ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। एग्जाम्पल, वर्किंग हार्ड फॉर अ प्रमोशन। ना सपोज आई वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन और मुझे चाहिए कि अगले 1 महीने में मेरा हो जाए प्रमोशन और मुझे मिले बढ़िया सी सैलरी, तो उसके लिए अब मुझे अपना दिन रात एक करना पड़ेगा। थर्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट कैन इन्वॉल्व रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स। अब जो मोटिवेशन है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। नाउ अब कोई अगर एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है तो उसे एज अ मोटिवेशन रिवॉर्ड्स दिए जा सकते हैं, बोनस दिया जा सकता है, सैलरी दी जा सकती है ताकि वो अपना काम जो है, अपने एफर्ट्स जो है और उसे बेटर करने की कोशिश करे। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय अपने एफर्ट्स को या बेकार उसमें रखता है तो हम उसे पनिशमेंट देते हैं ताकि वो ऐसी हरकत दोबारा ना करे। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। नॉट ऑल मोटिवेटर्स वर्क द सेम वे फॉर एवरीवन। अब हर एम्प्लॉय की नीड जो है वो अलग अलग है। हो सकता है किसी के पास खाने के भी पैसे ना हो, और हो सकता है कि कोई 5 स्टार होटल में लग्जूरियस लाइफ जो है वो इंजॉय कर रहा हो। तो हम जो है सबको सेम वे में मोटिवेट नहीं कर सकते, हम सबको सेम अमाउंट देख के एज अ बोनस मोटिवेट नहीं कर सकते। मतलब हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग मोटिवेटर्स का यूज करना पड़ेगा। improves performance. Motivated employees work better and achieve goals. अब अगर कोई एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा, इनकरेज होगा, तो डेफिनेटली वो अपनी परफॉर्मेंस और भी बेटर करेगा और उससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन के अपने भी गोल्स अचीव होंगे और वो एम्प्लॉय अपने भी पर्सनल गोल्स को अचीव कर पाएगा। बिल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। रिवॉर्ड्स एंड एनकरेजमेंट हेल्प चेंज नेगेटिव एटीट्यूड्स। अब जब हमें एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, एनकरेजमेंट भी मिलेगी, प्रेज मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगा, तो डेफिनेटली उनके आसपास वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बिल्ड करेंगे और जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स होगी, एनमिटी, हेट्रेड की, वो सारी खत्म हो जाएगी। रिड्यूसेस टर्नओवर। मोटिवेशन रिटेन्स एम्प्लॉयज एंड रिड्यूसेस हायरिंग कॉस्ट। अब अगर कोई भी एम्प्लॉय जो होगा वो मोटिवेटेड होगा, वो सेटिस्फाइड होगा, वो खुश होगा, तो डेफिनेटली वो जॉब पे आएगा, वो अपनी जॉब क्विट नहीं करेगा, जिससे कंपनी की और स्टाफ को हायर करने के एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। लोअर्स एब्सेंटीज्म। मोटिवेटेड वर्कर्स फाइंड जॉय इन देयर वर्क एंड अटेंड रेगुलरली। अब जब हमारे एम्प्लॉयज़ को अपने जॉब में, अपने काम में मज़ा आने लगेगा, तो डेफिनेटली वो रोज़ काम पे आएंगे और छुट्टी कम मारेंगे, एब्सेंट काम से कम होंगे और अपना काम रेगुलरली अटेंड करेंगे। Eases change. Motivation helps employees accept organization's changes smoothly. अब मोटिवेशन से एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले चेंजेस को बहुत आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा नोक झोंक या मना नहीं करते। Maslow's hierarchy of needs. Now remember, this is the most important topic of our chapter. अब अब्राहम मास्लो जो थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने हमें बिजनेस में एक थ्योरी दी थी जिसे हम कहते हैं मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। अब्राहम मास्लो ने ये कहा था कि हम किसी भी चीज़ का लालच देकर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं कर सकते। जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जनरली एक सेट पैटर्न होता है मोटिवेशन का कि वो किस किस चीज़ से मोटिवेट होंगे, और उन्होंने ये
इन नीड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, और वो है पहला बेसिक नीड्स, मतलब जो भी एम्प्लॉय होगा वो सबसे पहले अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना चाहेगा। हमारी बेसिक नीड्स क्या होती हैं? फूड, 2 वक्त की रोटी, शेल्टर, रहने के लिए छत। और ये चीज़ कैसे पूरी होगी? हमें सैलरी मिलेगी। जब भी हमें सैलरी मिलेगी हमारे पास पैसा आएगा, हम खाना खा पाएंगे, हम रहने के लिए छत ढूंढ पाएंगे, और हमारी बेसिक नीड्स जो हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। अब उन्होंने ये कहा था कि जब तक हमारी लोअर नीड्स फुलफिल नहीं होंगी तब तक हम नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव नहीं कर पाएंगे, और जब तक हमारी कोई भी नीड फुलफिल नहीं होगी तब तक भी हम नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव नहीं कर पाएंगे। तो जब तक किसी एम्प्लॉय की बेसिक नीड्स ही फुलफिल नहीं होंगी वो अपर लेवल की तरफ मूव नहीं कर सकता। अब नाउ सपोज किसी एम्प्लॉय को बेसिक नीड्स की ज़रूरत थी, हमने उसे बेसिक नीड्स दे दी, फूड दे दिया, शेल्टर दे दिया। कैसे दे दिया? हमने उसे सैलरी दे दी, उससे उसने ये सारी चीज़ें अरेंज कर ली, वो हो गया मोटिवेट। बट थोड़े टाइम के बाद उसका ये मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, अब उसे नई चीज़ से मोटिवेट करना है। अब वो नई चीज़ क्या आएगी? सेकेंड, सेफ्टी नीड्स। अब एम्प्लॉय ने कहा मेरे को खाने के लिए भी मिल गया, मेरे को रहने के लिए भी मिल गया, मेरे को अच्छे कपड़े भी मिल गए, अब क्या? अब मैं किस चीज़ के लिए वेट करूँ? अब मैं किस चीज़ के लिए मोटिवेट हूँ? तो अब सेकंड चीज़ जो आती है वो होती है हमारी सेफ्टी नीड्स, मतलब जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। जब उसे ये रहने खाने पीने का हो जाता है किसी भी एम्प्लॉय का, तो वो अब ये देखता है कि मैं जिस भी जॉब में हूँ मैं वहाँ पे सिक्योर तो हूँ ना, स्टेबल तो हूँ ना। ऐसा तो नहीं कि वो अगले दिन ही मुझे निकाल देंगे वहाँ से। तो एक एम्प्लॉय जो होता है वो अपनी जॉब में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों ढूंढता है। अब हमारी कंपनी ने उसे स्टेबिलिटी भी दे दी, सिक्योरिटी भी दे दी, उसके इंश्योरेंस वगैरह सब करा दिया। अब वो इस बात से मोटिवेट भी हो गया। थोड़े टाइम बाद उसका ये मोटिवेशन फिर डाउन हो गया। अब उसे कैसे मोटिवेट किया जाए? और ऊपर चलेंगे, बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप्स एंड टीम स्पिरिट। अब अगर कोई एम्प्लॉय ऑफिस में जाएगा और उसके पास फ्रेंड्स ही नहीं होंगे, उसके कलीग्स उससे ढंग से बात ही नहीं करेंगे, वो तो कहेगा कि मैं ऑफिस क्यों जाऊँ, मेरे से कोई ढंग से बात ही नहीं करता। तो एक जो हमारी टीम स्पिरिट होती है, फ्रेंडशिप होती है, जब ये होगी तो एम्प्लॉय उन फ्रेंड्स के लिए डेली वर्क भी अटेंड करेगा, रोज़ आएगा, रोज़ उनसे मिलने के लिए भी मोटिवेट रहेगा, और अपना काम अच्छे से करेगा। अब नाउ जब इससे भी उसकी मोटिवेशन कम हो जाएगी फिर हम एक लेवल और ऊपर जाएंगे। अब आएगा हमारा एस्टीम नीड्स, रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट। अब जो हमारे एम्प्लॉय है उसे रहने खाने के लिए भी मिल गया, उसे जॉब सिक्योरिटी भी मिल गई, उसे उसका पीयर्स का, उसका फ्रेंड ग्रुप भी मिल गया। अब उसे क्या चाहिए? उसे पैसा मिल गया, उसे फ्रेंड्स मिल गए, अब उसे चाहिए नाम। अब वो नाम कैसे बनेगा? उसे रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी? अब वो इसके लिए मोटिवेटेड रहेगा। तो थोड़े टाइम बाद जब उसकी ये वाली मोटिवेशन भी कम हो जाएगी फिर वो आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, मतलब अचीविंग पर्सनल ग्रोथ एंड पोटेंशियल। अब इसके बाद वो देखेगा कि मैं अपने करियर में इससे आगे क्या कर सकता हूँ, अब मेरी करियर ग्रोथ कैसे हो सकती है। अब उसके अंदर की जितनी भी उसे लग्जरीज वगैरह चाहिए थी अब वो उस पे जाएगा, उसे अपनी लाइफ में जो बनना था अब वो उस नीड पे जाएगा। Maslow's theory suggests पहला, people act based on unsatisfied needs, मतलब लोगों की जो जो नीड्स फुलफिल नहीं हुई हैं वो उन चीज़ों से, उन नीड से, उन ज़रूरतों से मोटिवेट होके काम करेंगे। सेकंड, नीड्स फॉलो अ hierarchy and one mood moves up only after satisfying lower level needs, मतलब जो हमारी ज़रूरतें हैं उनकी भी एक प्रेफरेंस होती है, उनकी भी एक हायरार्की होती है, हम उन्हें एक एक करके ही फुलफिल कर पाते हैं, और हम दूसरी नीड पे तभी मूव करते हैं जब हमारी पहली वाली नीड पूरी हो चुकी होती है। इंसेंटिव्स। अब इंसेंटिव्स क्या होते हैं? इंसेंटिव्स आर मेजर्स यूज्ड टू मोटिवेट एम्प्लॉयज टू परफॉर्म बेटर। इंसेंटिव्स हमारे वो मेजर्स हैं, हमारी वो टूल्स हैं, रिसोर्सेज हैं जिनका यूज़ करके हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं कि वो बेटर काम कर सकें। अब इंसेंटिव्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पहला फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और दूसरा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। Financial incentives involve monetary benefits to motivate employees.
फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमारे वो इंसेंटिव्स होते हैं जो मनी रिलेटेड बेनिफिट्स यानी पैसे का यूज करके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर कर सके। ना फर्स्ट, पे एंड अलाउंसेस। हमारी बेसिक सैलरी, एक एम्प्लॉय को मिलने वाले बेसिक अलाउंसेस और हमारी परफॉर्मेंस के बेसिस पे होने वाले हमारे इंक्रीमेंट, हमारे पे में हाइक्स, ये सब पे एंड अलाउंसेस का पार्ट होते हैं। सेकंड, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स, वेजेस टाइड टू इंडिविजुअल और ग्रुप प्रोडक्टिविटी। अब आपने नोटिस किया होगा कि किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में के पास टारगेट्स होते हैं कि वो उस टारगेट को अचीव करेंगे और उस बेसिस पे उन्हें वेजेस प्रोवाइड की जाएंगी। यानी कि हमारे इंडिविजुअल एफर्ट्स या ग्रुप प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे जो हमें वेजेस मिलती हैं उन्हें हम प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स कहते हैं। थर्ड, बोनस, एक्स्ट्रा पेमेंट ओवर सैलरी फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अब एक एम्प्लॉय को एक बेसिक सैलरी मिलती है बट उसके ऊपर मिलने वाला कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट जो उनके बेटर परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो उससे बोनस कहते हैं। फोर्थ, प्रॉफिट शेयरिंग, एम्प्लॉयज गेट अ शेयर इन कंपनी प्रॉफिट्स टू बूस्ट मोटिवेशन। अब मेरे को पता है कि मुझे एक फिक्स सैलरी मिलनी है बट अगर मुझे मेरा एम्प्लॉयर कह दे कि मुझे प्रॉफिट्स में शेयर मिलेगा कंपनी के प्रॉफिट्स में, तो अब मैं अपना काम और भी ज़्यादा बेटर करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हार्ड वर्क करने से अगर मेरी कंपनी को कोई भी डील मिल गई या कितने भी प्रॉफिट्स हुए तो उनमें से एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स मेरे हिस्से में आएंगे। फिफ्थ, स्टॉक ऑप्शंस, ऑफरिंग कंपनी शेयर्स एट लो प्राइसेस टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ओनरशिप। एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनी के शेयर्स लो प्राइसेस पे देते हैं जिससे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कंपनीज के पार्शियल ओनर बन जाते हैं। अब आप अगर किसी के यहाँ कोई जॉब कर रहे हो तो देयर माइट बी चांसेस कि आप उतने एफर्ट्स ना लगाओ, बट अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर बन जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाए। Sixth, retirement benefits, provident fund, pension and gratuity for future financial security. अब अगर मुझे पता है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ और वो ऑर्गेनाइजेशन मुझे पेंशन देगी, मुझे ग्रेचुटी फंड्स देगी, मुझे पीएफ देगी, तो मुझे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाएगी मेरी रिटायरमेंट के बाद। तो डेफिनेटली मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने एफर्ट्स और बेटर करूँगी, अपनी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी। सेवेंथ, perquisites, additional benefits like car allowance, medical aid and housing. अब कंपनीज कभी कभी एम्प्लॉयज़ को यूजुअली हायर पोजीशन पे जो होते हैं उन्हें कार भी देती है, उन्हें फ्यूल का पेमेंट भी देती है, उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस करा के देती है, उन्हें घर का खर्चा देती है या उन्हें घर ही दे देती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी perquisites में आती हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स focus on emotional, psychological and social needs of employees. अब एक ऑर्गेनाइजेशन हर बार एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए पैसे का यूज़ नहीं कर सकती, तो ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्टरनेटिवली एम्प्लॉयज़ के इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स को फुलफिल करती हैं। पहला, स्टेटस, अ हायर रैंक इन द ऑर्गेनाइजेशन satisfies esteem and social needs. अब ऑर्गेनाइजेशन हर बार आपको पैसे नहीं देगी, हो सकता है वो आपका प्रमोशन कर दे जिससे आप एक हायर रैंक पे पहुंच जाए। अब अगर आप कोई भी एम्प्लॉय एक हायर रैंक पे होगा तो उसकी बहुत ज़्यादा वाहवाही होगी और उसकी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट विद ऑटोनॉमी एंड रिकग्निशन। अब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या होता है, एक बहुत ही पॉजिटिव सा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय फ्रीडम से काम कर सके और उसके वर्क को रिकॉग्नाइज भी किया जाए। थर्ड, करियर एडवांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड प्रमोशंस फॉर ग्रोथ। अब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से हम करियर को और एडवांस कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहला हमारे स्किल्स डेवलप होने चाहिए एंड सेकेंड, जब हमारे स्किल्स डेवलप होंगे तो डेफिनेटली हमारा प्रमोशन भी होगा जिससे हमारी करियर में ग्रोथ होगी। जॉब एनरिचमेंट, making jobs more interesting and meaningful with variety and responsibility.
अब सपोज मैं एक ही टास्क बहुत टाइम तक करती जाऊं तो मुझे थोड़े टाइम के बाद वो टास्क बहुत ही मोनोटोनस लगेगा, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा और मेरा मन नहीं करेगा कि अब मैं उस टास्क को करूं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉयज़ के पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ टास्क देती है जिससे एम्प्लॉय का मन अपने काम में लगा रहे। जॉब सिक्योरिटी, providing stability in employment to reduce worry about the future। अब अगर मुझे पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे एकदम से नहीं निकाल देगी और इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा फ्यूचर जो है वो सिक्योर है, मेरे जॉब सिक्योर है, तो डेफिनेटली मेरे इमोशनल वेलबींग पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा और मैं अपने फ्यूचर की टेंशन कम करूँगी और प्रेजेंट में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाऊँगी। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। अब अगर कोई सुपीरियर जो है मेरा वो मुझे ऑर्डर करता रहेगा कि ये करो, वो करो, फलाना करो, ढमकाना करो, तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि ये तो मेरा मास्टर है, मैं इसकी सर्वेंट हूँ। बट अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मुझे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेगी तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे डिसीजंस की कोई वैल्यू है, इससे मुझे और बेटर फील होगा और मैं और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगी अपने काम को लेके। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, गिविंग एम्प्लॉयज मोर अथॉरिटी एंड ऑटोनॉमी टू बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड परफॉर्मेंस। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एम्प्लॉयज को फ्रीडम देती है और रिस्पॉन्सिबल बनाती है अपने काम को लेके, जिससे एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और परफॉर्मेंस और बेटर हो जाती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लीडरशिप। Leadership is guiding and inspiring people to achieve common goals। अब लीडरशिप क्या है? लीडरशिप वो प्रोसेस है जिससे हम एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं और इंस्पायर करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को अचीव कर सकें। लीडर्स इन्फ्लुएंस, मोटिवेट एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स टू इंश्योर सक्सेस। अब लीडर्स क्या करते हैं? वो इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस इंश्योर कर सकें। की फीचर्स ऑफ लीडरशिप। पहला, इन्फ्लुएंसेस अदर्स बिहेवियर। लीडरशिप दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, उनके बिहेवियर में चेंजेस लेके आता है। सेकंड, बिल्ड स्ट्रॉन्ग लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप। लीडरशिप जो है वो लीडर और फॉलोअर यानी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना देता है। थर्ड, फोकसेस ऑन अचीविंग कॉमन गोल्स। लीडरशिप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को अचीव करने पे ज़्यादा फोकस करता है। फोर्थ, ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंज। वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क प्लेस एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयज़ के स्किल्स में पॉजिटिव चेंज लेके आता है। एंड फिफ्थ, लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। यानी लीडरशिप एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता ही जाता है। नाउ, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। पहला, इंस्पायर्स एफर्ट, मोटिवेट्स पीपल टू वर्क पॉजिटिवली फॉर सक्सेस। लीडरशिप जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मोटिवेट करता है कि वो बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपना काम कर सकें, अपना काम पॉजिटिवली कर सकें ताकि ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिले। सेकेंड, बिल्ड्स रिलेशनशिप्स, क्रिएट्स अ सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग वर्क एनवायरनमेंट। अब लीडरशिप क्या करता है? ये एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एनकरेज करते हो। थर्ड, मैनेजेस चेंज, हेल्प्स पीपल एक्सेप्ट चेंजेस स्मूथली। अब जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंजेस होते हैं तो यूजुअली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। तो लीडरशिप ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज़ उन चेंजेस को आसानी से मान जाएं और आसानी से उन चेंजेस को अडाप्ट कर जाएं। फोर्थ, हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट्स, रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट्स इफेक्टिवली। अब बहुत बार हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में कि दो एम्प्लॉयज़ की आपस में ना बन रही हो किसी भी बात को लेके, दोनों एम्प्लॉयज़ को ओपिनियन अलग अलग हो। तो लीडरशिप क्या करता है? वो इंश्योर करता है कि इनके बीच का जो झगड़ा है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े और आपस में पीसफुली रिजॉल्व हो जाए। फिफ्थ, डेवलप्स अदर्स, ट्रेन्स एंड प्रिपेयर सक्सेसर फॉर फ्यूचर। लीडरशिप जो हमारे सक्सेसर्स होते हैं उन्हें ट्रेन करता है और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर देता है ताकि आने वाली किसी भी सिचुएशन को हमारे सक्सेसर्स इफेक्टिवली फेस कर पाए। लीडरशिप स्टाइल्स। पहला, ऑटोक्रेटिक स्टाइल,
लीडर्स गिव ऑर्डर्स, एक्सपेक्ट्स ओबीडियंस। अब इस लीडरशिप स्टाइल में जो लीडर होता है वो एक बड़ा डिक्टेटर टाइप का बंदा होता है। तो वो ऑर्डर तो देता है और एक्सपेक्ट करता है कि जितने भी सारे एम्प्लॉयज हैं, उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो इसके ऑर्डर्स को माने और आगे से जबान ना लड़ाए। सेकेंड, क्विक डिसीजंस suitable for urgent और high productivity situations। अब ये जो लीडर होता है वो बहुत फटाफट डिसीजन सुना देता है क्योंकि उसे बहुत सारे लोगों से कंसल्ट नहीं करना होता है। तो ये ऐसी सिचुएशंस के लिए बेटर होता है जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंसी हो या बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्टिविटी रिक्वायर्ड हो। नेक्स्ट, लिमिटेड इनपुट फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। अब ऐसा लीडर जो होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो ज़्यादा उसे अपने ओपिनियंस ना दें, ज़्यादा ज्ञान ना दें। सेकेंड लीडरशिप स्टाइल, लेजिस्फेयर स्टाइल। लीडर्स गिव फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स टू मेक डिसीजन। अब इस लीडरशिप स्टाइल में लीडर जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को फ्रीडम देता है, ऑटोनॉमी देता है, आज़ादी देता है कि वो डिसीजंस को ले सकें। suitable for skilled teams that work independently। अब ऐसा लीडरशिप स्टाइल जो है वो उन टीम्स के लिए बेटर होता है जो स्किल्ड हो और डिसीजंस को इफेक्टिवली और इंडिपेंडेंटली ले सकें। लीडर्स ऑफर सपोर्ट व्हेन नीडेड। अब ऐसा भी नहीं है कि लीडर्स फ्रीडम दे देते हैं और उसके बाद इंटरफेयर नहीं करते। जब जब टीम को रिक्वायरमेंट होती है तब तब लीडर्स हेल्प ऑफर करते हैं। थर्ड, डेमोक्रेटिक स्टाइल। लीडर्स इन्वॉल्व टीम इन डिसीजन मेकिंग। अब इस लीडरशिप स्टाइल में जो लीडर्स होते हैं वो टीम को इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। मतलब इस स्टाइल में जो लीडर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स का, अपनी टीम का ओपिनियंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। एनकरेजेस टीम वर्क एंड रिस्पेक्ट फॉर आइडियाज। ऐसा लीडर जो है वो टीम वर्क को बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है और दूसरों के आइडियाज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और उन्हें कंसिडर भी करता है। बेस्ट फॉर मॉडर्न वर्क प्लेसेस वेयर कोलैबोरेशन इज वैल्यूड। अब ये उन वर्क प्लेसेस के लिए, मॉडर्न वर्क प्लेसेस के लिए बहुत बेटर है क्योंकि मॉडर्न वर्क प्लेसेस में कोलैबोरेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा की जाती है। Our next topic is communication. Communication is derived from Latin word communis, meaning common understanding। अब जो communication term है वो एक Latin word communis से derive की गई है जिसका meaning होता है common understanding। It is the exchange of ideas, feelings, facts or views to reach a shared understanding। मतलब कि हमारे आइडियाज, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन और व्यूज को एक्सचेंज करने और उन्हें ढंग से समझने को ही कम्युनिकेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द की फॉर अ मैनेजर सक्सेस। अब किसी भी मैनेजर के सक्सेस को इंश्योर करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एसेंशियल यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सेकेंड, even with knowledge and intelligence, without good communication skills, a manager may fail। अब मैनेजर के पास हो सकता है बहुत सारा ज्ञान हो, बहुत सारी नॉलेज हो, बहुत सारी इंटेलिजेंस हो, बट अगर उस मैनेजर के पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो वो मैनेजर फेल हो जाएगा, वो मैनेजर एक अच्छा मैनेजर नहीं बन पाएगा। थर्ड, managers need to clearly share ideas and build understanding with their team। अब मैनेजर्स को क्या करना होता है? मैनेजर्स को अपने आइडियाज बहुत ही ज़्यादा क्लियरली शेयर करने टीम के साथ ताकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन पाए और कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन का स्कोप ना रहे। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? पहला, सेंडर, द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज। मतलब जो भी पर्सन मैसेज को सेंड करता है उसे हम सेंडर कहते हैं। सेकंड, मैसेज, द इंफॉर्मेशन, आइडिया और फीलिंग टू बी कम्युनिकेटेड। हम जो भी इंफॉर्मेशन या आइडियाज या फीलिंग जिसको हम कम्युनिकेट करते हैं उसे मैसेज कहते हैं। एनकोडिंग, कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू सिंबल्स। जब हम मैसेज को कन्वर्ट कर देते हैं सिंबल्स में या कोई भी कोडेड लैंग्वेज में उसे हम एनकोडिंग कहते हैं। मीडिया और चैनल, द पाथ यूज टू सेंड मैसेज। हम जिस भी पाथ के थ्रू अपना मैसेज को सेंड करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसे मीडिया या चैनल कहते हैं। रिसीवर, द पर्सन हु गेट्स द मैसेज। जो भी पर्सन उस मैसेज को रिसीव करता है या जिस भी पर्सन को वो मैसेज मिलता है उसे रिसीवर कहते हैं। डिकोडिंग,
इंटरप्रेटिंग द सेंडर्स मैसेज, जो सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया है उसे इंटरप्रेट करना, उसे समझना, उसे ही डिकोडिंग कहते हैं। फीडबैक, रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द मैसेज। अब मैसेज को जो रिसीवर रिस्पॉन्स करता है उसे हम फीडबैक कहते हैं। नॉइस, अब हमारी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, जैसे कि बैड सिग्नल्स, सिग्नल का खराब होना, मिसअंडरस्टैंड करना, मैंने एक मैसेज कुछ और भेजा था, किसी और मतलब से भेजा था और आपने उसका मतलब कुछ और निकाल लिया। और डिस्ट्रैक्शंस, कभी कभी मैसेजेस सुनते वक्त हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हम उसका मीनिंग गलत निकाल लेते हैं और ऐसी चीज़ों को हम नॉइज कहते हैं। वाई कम्युनिकेशन मैटर्स। अब कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों है? पहला, कोऑर्डिनेशन। अब कम्युनिकेशन जो है हमारी टीम एफर्ट्स और गोल्स को अलाइन कर देती है, ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग टीम्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वो कहीं भी अपने एफर्ट्स ना डालते रहें, वो अलाइन होके एक ही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स डालें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएं। सेकेंड, डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर साउंड डिसीजंस। अब हमें कोई भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए सही फैक्ट्स एंड फिगर्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है, बट अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगी तो हमारे पास एक साउंड डेटा नहीं होगा जिससे हम एक करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। एंड दैट इज व्हाई कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग। थर्ड, एफिशिएंसी, इंश्योर्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स। अब कम्युनिकेशन बहुत क्लियरली हमें इंस्ट्रक्शन देता है और बहुत क्लियरली ये बता देता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय का क्या रोल है, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई भी स्कोप ना रहे। फोर्थ, लीडरशिप, बिल्ड्स ट्रस्ट एंड मोटिवेट्स एम्प्लॉयज। अब लीडरशिप जो है, कम्युनिकेशन जो है वो लीडरशिप में हेल्प करती है, जिससे एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट बन जाता है और एम्प्लॉयज़ अपने काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। एंड फिफ्थ, पीस एंड कोऑपरेशन, रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इम्प्रूव्स टीम वर्क। अब जब हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग एम्प्लॉयज़ में, अलग अलग डिविजन्स में बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होगी तो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग का रिस्क कम हो जाएगा, उससे हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी और हमारा टीम वर्क इम्प्रूव हो जाएगा। नाउ, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन हमारी दो टाइप्स की होती हैं, पहला फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड सेकंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। Formal communication and informal communication. Formal communication. This is the official flow of information within an organization through designated channels. अब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी सर्टेन और रिकॉग्नाइज्ड चैनल्स के थ्रू जब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ये तीन तरीके से होती है। पहला, अपवर्ड, जब इंफॉर्मेशन सबॉर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाती है उसे हम अपवर्ड फ्लो कहते हैं। एग्जाम्पल, लीव एप्लीकेशन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। सेकेंड, डाउनवर्ड, जब इंफॉर्मेशन सुपीरियर से सबॉर्डिनेट की तरफ आती है, यानी सीनियर से जूनियर की तरफ आती है, उसे हम डाउनवर्ड फ्लो कहते हैं। एग्जाम्पल, इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस, सीनियर्स को अपने जूनियर्स को इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, गाइडलाइंस देनी होती हैं, ये बताना होता है कि काम को कैसे कैसे करना चाहिए, तो उसमें डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। एंड थर्ड, हॉरिजॉन्टल, जब दो एम्प्लॉयज सेम लेवल पे होते हैं और उन्हें कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी होती है तो वो हॉरिजॉन्टल फ्लो के थ्रू डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल, डिस्कशन बिटवीन डिपार्टमेंट मैनेजर्स, अब एक सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, अब उन्हें आपस में कम्युनिकेट करना है रिगार्डिंग सम ऑफिशियल मैटर, तो वो हॉरिजॉन्टल फ्लो के थ्रू करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, दिस इज कैजुअल कम्युनिकेशन आउटसाइड फॉर्मल चैनल्स, often called grapevine. It spreads quickly and in all the directions. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को सिर्फ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी होती है, एम्प्लॉयज़ आपस में भी बहुत सारे डिस्कशंस करते रहते हैं। मे बी इट मे बी रिलेटेड टू देयर पर्सनल लाइफ, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कुछ मूवीज से रिलेटेड, आपस में बहुत सारे डिस्कशंस करते रहते हैं और वो ये डिस्कशंस जो हैं कैजुअल डिस्कशंस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेपवाइन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू
जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत क्विकली स्प्रेड होती है और सारे डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाती है। एग्जाम्पल्स, चैटिंग इन कैफेटेरिया, डिस्कसिंग र्यूमर्स। अब एम्प्लॉयज जो हैं वो कैफेटेरिया में बैठ के इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। र्यूमर्स जो फैलती हैं वो भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू ही फैलती हैं। प्रॉस यानी बेनिफिट्स, रैपिड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प्स मैनेजर्स गॉज रिएक्शंस। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के में जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत क्विकली स्प्रेड हो जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोबेबली अगर कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई होती है, कोई भी नई पॉलिसी लाते हैं, तो मैनेजर्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत इजीली रिएक्शंस निकाल लेते हैं। कॉन्स यानी नेगेटिव एस्पेक्ट्स कैन लीड टू रूमर्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत क्विकली स्प्रेड हो सकती है और इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि ये इंफॉर्मेशन से रूमर्स भी फैल सकते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। पहला, सिंगल चेन communication flows from superior to subordinate and so on. Now suppose Mr. X ने information अपनी सबॉर्डिनेट मिस्टर वाई के साथ शेयर की और मिस्टर वाई ने इंफॉर्मेशन अपने सबॉर्डिनेट मिस्टर ए के साथ शेयर की। तो जब हमारी इंफॉर्मेशन सुपीरियर से सबॉर्डिनेट की तरफ आती है उसे हम सिंगल चेन कम्युनिकेशन कहते हैं। सेकंड, व्हील, ऑल द कम्युनिकेशन पासेस थ्रू वन सेंट्रल फिगर। नाउ सपोज 4 एम्प्लॉयज को आपस में बात करनी हो बट वो कम्युनिकेट सिर्फ एक सेंट्रल फिगर के थ्रू ही कर सकते हो, उसे हम व्हील कम्युनिकेशन कहते हैं। थर्ड, सर्कुलर, इंफॉर्मेशन मूव्स इन अ लूप अमंग एडजेसेंट मेंबर्स। नाउ सपोज मैं जो इंफॉर्मेशन है वो अपने बराबर वाले के साथ शेयर कर सकती हूँ और वो जो इंफॉर्मेशन है वो अपने बराबर वाले के साथ शेयर कर सकता है। तो जब इंफॉर्मेशन एडजेसेंट मेंबर्स के थ्रू मूव होके एक लूप में घूमेगी उसे हम सर्कुलर कम्युनिकेशन कहते हैं। फोर्थ, फ्री फ्लो, एवरीवन कम्युनिकेट्स ईच अदर। अब एम्प्लॉयज जो हैं वो फ्रीली किसी के भी साथ जब कम्युनिकेट कर सकते हैं उसे हम फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। फिफ्थ, इन्वर्टेड वी, a subordinate communicates with both their superior and their superior। मतलब अब मैं अपने सुपीरियर से कम्युनिकेट तो कर ही सकती हूँ बट उनके साथ साथ मैं उनके सुपीरियर से भी कम्युनिकेट कर सकती हूँ, तो इसे हम इन्वर्टेड वी कहते हैं। टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पहला, सिंगल स्ट्रैंड, वन पर्सन टॉक्स टू अनदर इन अ सीक्वेंस। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बात करी, मिस्टर बी ने मिस्टर सी से बात करी, मिस्टर सी ने मिस्टर डी के साथ बात करी। तो जब एक सीक्वेंस में सारे एक दूसरे से बात करते हैं तो उसे सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन कहते हैं। सेकंड, गॉसिप, वन पर्सन शेयर्स विद एवरीवन। अब मेरे पास कोई बात है और मैंने सबके साथ सारे एम्प्लॉयज के साथ वो बात शेयर कर दी, उसे हम गॉसिप कहते हैं। प्रोबेबिलिटी, रैंडम शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन रैंडमली एकदम से सडनली कहीं भी शेयर हो जाए उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एंड फोर्थ, शेयरिंग विद इन अ ट्रस्टेड ग्रुप, मोस्ट कॉमन। नाउ सपोज मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंड सर्कल है एम्प्लॉयज का, मैं उन पर ट्रस्ट करती हूँ, तो जब मैं उस फ्रेंड सर्कल में इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ तो उसे हम क्लस्टर कहते हैं। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। फर्स्ट, सिमेंटिक बैरियर्स। अब हमारी कम्युनिकेशन में बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं, बहुत सारी बैरियर्स आ सकते हैं, तो अब हम बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला, सिमेंटिक बैरियर्स, अनक्लियर मैसेजेस। हमने कोई मैसेज दिया सामने वाले को बट उसमें हमारी लैंग्वेज जो है वो बहुत अनक्लियर है, सामने वाला जो है वो मीनिंग को प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड, वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग्स। अब मैंने अपने मैसेज में कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जिसके बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं, तो सामने वाले को ये इंटरप्रेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और हो सकता है कि सामने वाला जो एम्प्लॉय है, सामने वाला जो पर्सन है वो गलत मतलब निकाल ले। थर्ड, पुअर ट्रांसलेशन। नाउ सपोज मैंने एक इंग्लिश में मैसेज दिया बट सामने वाला वो हिंदी समझता है और वो उस इंग्लिश के मैसेज को ढंग से ट्रांसलेट नहीं कर पाया, या हमने जो बीच में ट्रांसलेटर रखा उसने ट्रांसलेट करते हुए कुछ गलत चीज़ ट्रांसलेट कर दी,
तो उस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। एंड फोर्थ, यूज ऑफ टेक्निकल जार्गन। नाउ सपोज मुझे किसी एक्टिविटी से रिलेटेड मैंने बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज कर दी जो शायद सामने वाला समझ नहीं सकता और वो उसका मतलब गलत निकाल सकता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स। पहला, प्रीमेच्योर जजमेंट्स। हो सकता है अभी मैंने सामने वाले को पूरा मैसेज ना भेजा हो, बट सामने वाले ने अपने माइंड में मेरे उस मैसेज के रिगार्डिंग कंक्लूजन बना लिया हो, तो उसका जो प्री कंसीव्ड नोशन होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। सेकेंड, लैक ऑफ अटेंशन और इंटरेस्ट। अब सामने वाला हो सकता है मुझे कोई मैसेज डिलीवर कर रहा हो या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हो, बट मेरा उस इन्फॉर्मेशन में अटेंशन नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है, मेरा ध्यान ही नहीं है कि वो बंदा क्या बोल रहा है, तो उससे मैं बाद में या तो उसके मैसेज को रिटेन ही नहीं कर पाऊंगी, याद ही नहीं रख पाऊंगी, या जो थोड़ा बहुत याद होगा उससे मैं गलत मतलब निकाल लूंगी। थर्ड, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अब हो सकता है हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत सारे लेवल के थ्रू होते हुए गई हो, बहुत सारे लोगों के थ्रू होते हुए गई हो, तो जब इंफॉर्मेशन इतने सारे लेवल्स या लोगों के थ्रू होते हुए जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ इंफॉर्मेशन छूट जाती है या कुछ इंफॉर्मेशन को बदल दिया जाता है, उससे भी दिक्कत हो सकती है। एंड फोर्थ, डिस्ट्रस्ट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। अब मैं सामने वाले पे विश्वास ही नहीं करती हूँ कि वो मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है और सामने वाला मुझ पे विश्वास नहीं करता है, तो अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपस में जब हम ट्रस्ट ही नहीं करते एक दूसरे पे तो हम एक दूसरे के दी गई इंफॉर्मेशन, फैक्ट और फिगर्स पे भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। पहला, रिजिड पॉलिसीज एंड रूल्स। अब हो सकता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंफॉर्मेशन को कन्वे करना हो, कोई मैसेज कन्वे करना हो, बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, रूल्स इतने ज़्यादा रिजिड हैं कि हमें मैसेज कन्वे करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि सही टाइम पे, सही जगह पे, सही बंदे को जब मैसेज पहुंचना चाहिए था वो मैसेज पहुंचा ही नहीं। सेकंड, टू मेनी लेयर्स इन द हायरार्की। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन को होके जाना पड़ता है, जिससे हमें लॉस इन इंफॉर्मेशन हो सकता है, हमारी इंफॉर्मेशन चेंज हो सकती है, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और इंफॉर्मेशन को सप्रेस भी किया जा सकता है। थर्ड, स्टेटस डिफरेंसेस कॉजिंग हेजिटेशन। अब हो सकता है कि जो मैनेजर हो उसके दिमाग में ये हो दैट आई एम सुपीरियर, आई एम अबव ऑल माई सबॉर्डिनेट्स, तो वो सामने वाले की जो भी ओपिनियन है वो सुनना ही नहीं चाहता हो। एंड फोर्थ, लैक ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। जब ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करने के लिए सही फैसिलिटीज ना हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सही टाइम पे सही मैसेज पहुंचेगा ही नहीं, सही इंफॉर्मेशन, सही फैक्ट्स एंड फिगर्स, सही डेटा पहुंच ही नहीं पाएगा, जिससे हम सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। फोर्थ, पर्सनल बैरियर्स। पहला, फियर ऑफ लूजिंग अथॉरिटी। अब हो सकता है कि मैनेजर के माइंड में कहीं ना कहीं हो कि अगर ये वाली इंफॉर्मेशन बाहर आई या ये वाली इंफॉर्मेशन शेयर हुई तो मैं अपनी अथॉरिटी, अपनी पोजीशन जो है उसे लूज कर सकता हूँ, तो वो उस इंफॉर्मेशन को बाहर ना आने दे, उसे सप्रेस कर दे या फिर चेंज कर दे। सेकेंड, लैक ऑफ ट्रस्ट इन सबॉर्डिनेट्स। अब मैनेजर अगर अपने सबॉर्डिनेट्स पे ट्रस्ट ही नहीं करता होगा तो उनकी दी गई इंफॉर्मेशन, डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी ट्रस्ट नहीं करेगा। थर्ड, रिलक्टेंस टू शेयर इंफॉर्मेशन। अब हो सकता है कि सबॉर्डिनेट्स के भी माइंड में कहीं ना कहीं हो कि अगर हमने ये वाली इंफॉर्मेशन शेयर कर दी तो ये हम पे ही भारी पड़ सकती है, इसलिए वो जो सबॉर्डिनेट्स हैं उस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करेंगे, वो शेयर इंफॉर्मेशन को शेयर करने में बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होंगे। फोर्थ, नो इंसेंटिव्स फॉर कम्युनिकेशन। अब हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ के पास एक से एक आइडियाज़ हो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, बट उनके पास इतने इंसेंटिव्स ही ना हो, इतने मोटिवेशन ही ना हो, और इसलिए वो उस आइडिया को शेयर ना करें। Our next and the last topic is improving communication. So first, clarify the message. अपने मैसेज को बहुत क्लियरली सामने वाले के सामने रखना ताकि मिस इंटरप्रिटेशन का, गलत समझने का, मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई भी स्कोप ना रहे। सेकेंड, एडजस्ट कम्युनिकेशन टू द रिसीवर्स अंडरस्टैंडिंग।
अब मुझे पता है कि सामने वाले की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शायद उतनी नहीं है या उसे उतनी टेक्निकल लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो मैं खुद ही से थोड़े एफर्ट्स करके जो वर्ड्स हैं जिनका मैं यूज़ कर रही हूँ उन्हें थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिख दूँ, ताकि सामने वाला मेरी मैसेज को, मेरी इन्फॉर्मेशन को क्लियरली समझ पाए। थर्ड, यूज़ क्लियर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। मैं अपनी लैंग्वेज जो है वो क्लियर रखूँ, कोई भी मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स का यूज़ ना करूँ, अपनी टोन सही रखूँ, मेरी टोन रूड नहीं होनी चाहिए और मेरा कंटेंट भी सही होना चाहिए, मतलब कंटेंट भी सामने वाले को ऑफेंड करने वाला नहीं होना चाहिए। फोर्थ, शेयर वैल्यूएबल एंड हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। मैं जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करूँ वो वैल्यूएबल हो और हेल्पफुल हो, मैं कोई भी आलतू फालतू इंफॉर्मेशन शेयर ना करूँ। फिफ्थ, इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। मैं ये इंश्योर करूँ कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन सामने वाले को दी है तो वो उसके रिगार्डिंग मुझे प्रॉपर फीडबैक मिले, ताकि मुझे पता लग जाए कि मुझे मेरे वे ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, और मुझे ये भी पता लग जाए कि सामने वाला मेरी बात ढंग से सुन रहा था या नहीं सुन रहा था, या कहीं वो उस बात को मिस इंटरप्रेट तो नहीं कर गया। फोकस ऑन बोथ करंट नीड्स एंड फ्यूचर गोल्स। अब जो कम्युनिकेशन है वो करंट नीड्स को तो ध्यान में रखना ही चाहिए, बट साथ में फ्यूचर गोल्स को भी ध्यान में रख के कम्युनिकेशन हमें करनी चाहिए। फॉलो अप ऑन इंस्ट्रक्शंस। अब मुझे सामने वाले से ये पूछना चाहिए कि जो भी मैंने उसे इंस्ट्रक्शन दी, जो भी मैंने बताया कि काम को ऐसे करना है वैसे करना है, क्या उसे समझ आया और क्या वो उसे इम्प्लीमेंट भी कर पा रहा है या नहीं। एंड लास्ट, बी अ गुड लिसनर। सामने वाले की बात बहुत ध्यान से सुनो, बिकॉज जब आप उसकी ध्यान बहुत बात जो वो है वो बहुत ध्यान से सुनोगे तो मिस इंटरप्रिटेशन का, मिस अंडरस्टैंडिंग का कोई भी स्कोप नहीं रहेगा। Effective communication creates a better work environment and minimizes misunderstanding. जो हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ये हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है उसे और भी बेटर कर देती है, और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो कम होती हैं, कन्फ्लिक्ट्स कम होती हैं, और हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है। सो नाउ थैंक यू, हमने आज अपना ये चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग ख़त्म कर लिया है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई कि हम आपकी क्वेरी और डाउट जो भी है उसे बहुत जल्दी एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करने की कोशिश करें। सो बाय बाय।